Hello class 11 students. This is your biology teacher Agrima Rawat. So we have started the new chapter number 8, cell, the unit of life. In the previous video we have talked about the cell theory and an overview we have taken of the cell. Now in this video we will talk about the types of cell we have learned, right? There are two types of cell, prokaryotic and eukaryotic. So today we are going to talk about prokaryotic cells. What is a prokaryotic cell and how it is formed. Okay, so let us move to that. Okay, so here it is, a prokaryotic cell. So when we are talking about the prokaryotes, in the previous chapters we have seen that the Monera group is the prokaryotic group, right? Monera is the bacterial group. So the bacteria is here, the blue green algae, or we call it as cyanobacteria, mycoplasma, pplo, they are both same. So they are in the prokaryotic cells, they have the prokaryotic cell, and these prokaryotic cells are generally smaller, they are smaller in size. And one very special thing about them, that they multiply more rapidly. मतलब क्या है इसका, कि बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, रिप्रोड्यूस बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, अपने नंबर्स को बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करते हैं. ठीक है, यूकैरियोटिक सेल से, यूकैरियोटिक सेल इनसे कंपेरेटिवली देर में रिप्रोड्यूस करती है. एंड प्रोकैरियोटिक सेल वेरी in size, shape and size. In yesterday's videos we have talked about it, that the shape and size of the cells vary. In the prokaryotic cell also the shape and size vary. Like example of taking of the example of shapes of bacteria. So there are bacillus shape means rod shape. Rod shape is something like this. Okay, coccus means circular. Okay, this is coccus. Vibrio, comma shape, you can say like this. I cannot, yeah, like this, something like comma. And spiralum, like this, spiral, like a spring. Okay, uh, the bacterial names are also like this. Bacillus thuringiensis is a bacteria, तो उसकी शेप के अकॉर्डिंगली उसका नाम दिया गया. ठीक है, कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस तो गोल होगा. विब्रियो कॉलराई, कॉलरा कॉज करता है तो विब्रियो उसका नाम दे दिया गया. तो दीज आर फ्यू examples of the bacteria that are having different shapes. So we can see that prokaryotic cells are also having various shapes. The prokaryotic cells are having different shapes. It is not indefinable that prokaryotic cells are having the different shapes, but fundamentally they are similar. Means उनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सबकी सेम है. ठीक है, ओके. सो टॉकिंग अबाउट इट, ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल. सब प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. ठीक है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर कर रही है. सिर्फ एक प्लाज्मा माइकोप्लाज्मा में नहीं होती सेल वॉल, बट और सब में, सारे प्रोकैरियोट्स में आपको सेल वॉल देखने को मिलती है सेल मेम्ब्रेन के बाहर. ठीक है, एक्सेप्शंस भी होते हैं, तो माइकोप्लाज्मा उनमें से एक एक्सेप्शन है. फ्लूइड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है जो कि साइटोप्लाज्म है. ठीक है, न्यूक्लियस मैंने आपको कल ही बता दिया था, जो प्रोकैरियोट्स के बारे में बात करते हैं वहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता. मतलब जेनेटिक मटेरियल आपका खुले में घूम रहा है ऐसे ही, कोई कवरिंग नहीं है, कोई पर्टिकुलर बाउंड्री नहीं है उसकी. ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट है, ठीक है, कोई एनवलप नहीं है उसमें, तो इसलिए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इसे न्यूक्लियोइड भी कहा जाता है. अच्छा, एक तो इसमें मैं आपको स्ट्रक्चर से समझाती हूँ. कुछ इस तरीके का, जैसे आप मान लीजिए ये बैक्टीरिया है एक. ठीक है, इसका आपको सर्कुलर
डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे एक आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, सर्कुलर है। ओके, लाइक दिस इट इज़ प्रेजेंट। ओके, ये आपका अच्छी तरह से बन नहीं पा रहा है, कुछ इस तरह का आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। ठीक है, इसे जीनोमिक डीएनए बोलेंगे, क्योंकि ये आपका ये सिंगल क्रोमोसोम है और सर्कुलर शेप में होता है। ठीक है, इसके अलावा एक छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए भी आपके प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये जीनोमिक आपका हो गया। इसके अलावा छोटे छोटे आपके डीएनए भी प्रेजेंट होते हैं अलग से, छोटे छोटे सर्कुलर डीएनए, इन्हें बोला जाता है प्लाज्मिड्स। ठीक है, इन्हें बोला जाता है प्लाज्मिड्स, और इनका बहुत बड़ा रोल है। आगे आप बायोटेक्नोलॉजी वगैरह नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड का कितना बड़ा रोल होता है। ये प्लाज्मिड अगर नॉर्मली हम देखें तो ये कुछ फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स को संभालते हैं। जीनोमिक जो आपका डीएनए है वो तो नॉर्मली आपके दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं, फंक्शनिंग वगैरह, इन्फॉर्मेशन वो संभाल रहा है, बट कुछ काम प्लाज्मिड डीएनए ही करता है। ठीक है, तो उनमें से एक जो काम वो करते हैं ये प्लाज्मिड डीएनए, वो है रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स। तो आज के टाइम पे आपने शायद आपने ये चीज़ सुनी भी हो कि बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स जो दवाइयाँ दी जाती है ना, हमें एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादातर आपको जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ होती है उनमें एंटीबायोटिक्स दी जाती है। तो बोलते हैं कि एंटीबायोटिक्स हद से ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी रेजिस्टेंट हो जाती है उसकी। रेजिस्टेंट मतलब दवाइयों का असर ख़त्म हो जाता है, मतलब उन बैक्टीरियाज पे कोई असर ही नहीं हो रहा है एंटीबायोटिक्स का। ऐसा क्यों भाई? एंटीबायोटिक्स तो दवाइयाँ हैं जो कि उन बैक्टीरिया को मारने के लिए बनी हुई हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि वो बैक्टीरिया उन एंटीबायोटिक्स से मरना बंद हो गए? बैक्टीरियाज ना बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो अपने अंदर चेंजेस भी बड़े जल्दी जल्दी लाते हैं। अपने आसपास के इन्वायरमेंट को समझते हुए वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं, अपने आप को किसी हार्मफुल चीज़ के रेजिस्टेंट बना लेते हैं कि उस पर कोई असर ही ना हो बैक्टीरिया पे उस एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो वो कैसे बन रहे हैं रेजिस्टेंट? बिकॉज ऑफ द प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करता है बैक्टीरिया में जिसकी वजह से एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया पे असर ना कर पाए। ठीक है, तो प्लाज्मिड डीएनए इतना बड़ा रोल अदा कर रहा है अपना इन द रेजिस्टेंस फ्रॉम द एंटीबायोटिक्स। और हायर क्लासेस में आप इनके बारे में और पढ़ेंगे जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे कि जो आपका प्लाज्मिड डीएनए है वो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में भी काम करता है। ठीक है, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि फॉरेन डीएनए इन्वॉल्व रहता है, मतलब बाहर से आए हुए डीएनए इन्वॉल्व रहता है। फॉरेन डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है बैक्टीरिया के अंदर। ये डिटेल में आप आगे चल के पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखिए बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम करता है। ओके, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो आपको सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलती है? यूकैरियोट्स में देखने को मिलती है, प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहाँ से हो गया? अभी तो पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वेल डिफाइंड नहीं होता। ठीक है, और जैसे कि यूकैरियोट्स में और सारे जो आपके ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड ऑल। बट ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ये मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं। ये सारे ऑर्गेनल्स आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को नहीं मिलते। ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ का न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, वैसे ही यहाँ के जो ऑर्गेनल्स हैं वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं हैं। तो कोई ऑर्गेनल आपको वैसा देखने को नहीं मिलता जो यूकैरियोट्स में आपको देखने को मिलता है। सिर्फ एक ही ऑर्गेनल है जो कि आपका सिमिलर है यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, दैट इज़ राइबोसोम। राइबोसोम्स आपके प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा और यूकैरियोट्स में भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, इनके अलावा इंक्लूजन्स मिलते हैं आपको। इंक्लूजन्स कुछ बॉडीज़ होती हैं जो कि स्टोरेज का काम करती है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे अभी। एंड वन मोर थिंग इज़ देयर, आपकी जो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि आपका ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सेल वॉल है इसकी, और इसके अंदर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस अंदर की तरफ ना इनफोल्डिंग्स बना लेती है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। ठीक है, तो ये इनफोल्डिंग्स जो होती हैं
ये जो इनफोल्डिंग्स बनी है इन्हें बोला जाता है मीजोजोम। ये किससे बनी है? बनी आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही है, इन्हें बोलते हैं मीजोजोम। ठीक है, अभी हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि इनके बाहर, सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होती है कुछ में। ठीक है, अभी हम इतना ध्यान देते हैं मीजोजोम्स। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन से ही मिलकर बनी है और इसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, एक पर्टिकुलर काम है प्रोकैरियोट्स में। अभी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो मीजोजोम्स होते हैं यहाँ पे कुछ। तो अब हम बात करने वाले हैं सेल एनवेलप के बारे में। सेल एनवेलप मतलब जो सेल को, हमारी बैक्टीरियल की सेल को कवर कर रहा है। ठीक है, सो ज़्यादातर अगर आप सारे प्रोकैरियोट्स की बात करें, सो प्रोकैरियोट्स जो ज़्यादातर प्रोकैरियोट्स हैं, पर्टिकुलरली जब आप बात करें तो बैक्टीरियल सेल्स, वो एक केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल वॉल उनमें प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 आपको लेयर्स देखने को मिलती है सेल एनवेलप की। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, उससे अंदर वाली लेयर है एक, इसको बोलते हैं सेल वॉल। और इससे अंदर एक और लेयर होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर इसे पूरा कर दें ऐसे, ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, अंदर वाली लेयर सेल वॉल और सबसे अंदर वाली लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर प्रेजेंस होती है जो कि सेल एनवेलप बनाती हैं प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, अच्छा, इसको अच्छी तरह से हम इसमें देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे। एक चीज़ पहले ही समझ लेते हैं हम, जब हम 3 लेयर्स की बात करें तो ये 3 लेयर्स अगर लूजली लगी हुई हैं, मतलब एक दूसरे से ढीली तरीके से लगी हुई हैं एक दूसरे के साथ, मतलब ज़्यादा एक दूसरे से चिपकी हुई नहीं है, बहुत ही लूजली अटैच्ड हैं, तो ऐसी जब ये तीनों प्रेजेंट होती हैं तो इन्हें स्लाइम लेयर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? स्लाइम लेयर। जो लटकी पटकी सी चीज़ें होती हैं ना, स्लाइम, चिपचिपी सी, ढीली सी पड़ रखी हैं, अगर ये टाइटली हैं, मतलब टाइटली मतलब बहुत ही पास पास लगी हुई हैं, ठीक है, टाइट से बंद रखी हैं एक दूसरे से तीनों लेयर्स, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो तब इन तीनों को हम एक साथ क्या कहते हैं? कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। और एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है फिर बाहर ये। ठीक है, हार्डनेस बना देती है ताकि प्रोटेक्शन कर सके बैक्टीरिया वगैरह में। वैसे भी कर रही है, स्लाइम लेयर बन के भी कर रही है, बट थोड़ा ज़्यादा हार्डनेस और बढ़ जाती है कैप्सूल के केस में। ठीक है, तो इसे रब करते हैं। तो जब लूजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं तीनों मेम्ब्रेन्स तो क्या कहते हैं? स्लाइम लेयर। और अगर तीनों टाइटली पैक्ड हैं तो क्या कहेंगे उसे? कैप्सूल। ठीक है, चलिए तो इसे पढ़ते हैं। तो हर तीनों लेयर्स का अलग अलग फंक्शन है। वैसे इकट्ठा ये इन तीनों का काम क्या है? प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती है, प्रोटेक्शन देंगी। लेयर कवरिंग का काम क्या होगा? प्रोटेक्शन देंगी। ठीक है, और अगर हम इनके प्रोटेक्शन की बात करें तो आपकी जो ये तीनों लेयर्स हैं, ये जो सेल एनवेलप है, ये जो है इसके अकॉर्डिंगली आपके जो बैक्टीरियाज हैं, ठीक है, वो 2 तरह के हो सकते हैं। जो ये आपने बात करी ना, लूजली पैक्ड हैं या फिर आपका क्या है, टाइटली पैक्ड हैं। ठीक है, अब सेल एनवेलप में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो और उन डिफरेंस के हिसाब से बैक्टीरियाज 2 तरह के होते हैं। अब 2 तरह के कैसे होते हैं? एक ना आगे चल के आपकी जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप एक स्टेन करेंगे। एक स्टेन मतलब कलरिंग करने का काम करते हैं। आपने ये जब आपने अनियन पील का आपने स्टेनिंग करी होगी है ना, सेफ्रन से उसे स्टेन किया होगा तो कलर किया ना एक तरह से, वैसे हम बैक्टीरियाज को भी स्टेन करते हैं ताकि उसे हम माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छी तरह से देख पाएँ। तो एक स्टेन होता है जिससे हम करते हैं ग्राम स्टेनिंग।
ग्राम स्टेनिंग, ये ग्राम स्टेनिंग जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया, उनका नाम था ग्राम। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग। तो जो बैक्टीरियाज ये ग्राम स्टेनिंग को रिटेन कर लेंगे, मतलब इनमें ग्राम स्टेनिंग का जो कलर है वो रह जाएगा उनकी बॉडी में, तो उनको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। तो मतलब मान लीजिए दो बैक्टीरियाज लिए हमने, दोनों में ही ग्राम स्टेन हमने डाला, ठीक है। उसके बाद दोनों में ग्राम स्टेन डालने के बाद थोड़ी देर बाद हमने उसे पानी से वॉश कर दिया, दोनों में पानी डाल दिया, तो एक में तो ग्राम स्टेन का कलर रह गया, ठीक है। तो ये कलर हो गया इसमें, बट इसमें कलर ही नहीं आया, तो इसको क्या कहेंगे, ग्राम पॉजिटिव, जिसमें कलर आ गया क्योंकि ग्राम स्टेन आ गया ना, और जिसमें नहीं आया उसको बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, दो तरह के ये बैक्टीरियाज हो गए। ये ग्राम स्टेनिंग आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखिए। इसके अकॉर्डिंगली दो तरह के आपके बैक्टीरिया होते हैं, एक ग्राम पॉजिटिव, एक ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं जो ग्राम स्टेन को अपने अंदर रोक के रख लेते हैं, और जो नहीं रोक पाते उन्हें ग्राम नेगेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तीनों जो हमने लेयर्स पढ़ी हैं उनके फंक्शंस की, पर्टिकुलर फंक्शंस की। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसकी कंपोजिशन और थिकनेस वगैरह वेरी कर सकती है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स किसी में मोटी हो सकती है, किसी में पतली हो सकती है, ठीक है। तो अगर वो लूजली शीट है, ठीक है, तो उसे साइम कैप्सूल बोलेंगे। अगर वो थिक और टफ है तो उसे कैप्सूल बोलेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। अब सेल वॉल, सेल वॉल का काम क्या है, सेल वॉल रिजिड होती है, सख्त होती है, तो शेप देती है सेल को। सेल की एक शेप होती है, किसकी वजह से, सेल वॉल की वजह से, और एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देती है। स्ट्रक्चर तभी तो खड़ा हो पाता है जब शेप बनी हुई है, हार्डनेस कोई चीज़ मिलेगी, ठीक है। और बैक्टीरियाज वगैरह बाहर के इन्वायरमेंट से आपका एक तरह से इफ़ेक्ट होके बर्स्ट ना हो जाए, फट ना जाए, ठीक है। ऑस्मोसिस वगैरह का प्रोसेस वगैरह जो होता है उसकी वजह से ऐसा ना हो कि बैक्टीरिया फट जाए, ठीक है। तो उसमें भी प्रिवेंट कौन करता है, सेल वॉल प्रिवेंट करता है इस चीज़ को। सेल वॉल एक रिजिड ऐसी स्ट्रक्चर हो जाता है जिसकी वजह से आपकी सेल की शेप बनी रहती है, सेल में से हर चीज़ बाहर नहीं निकल जाएगी ऐसे ही, क्योंकि सेल वॉल आपकी हार्ड है, ठीक है, तो वो बर्स्ट भी नहीं होने देती सेल को। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, मतलब ये कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, कुछ ही चीज़ों को बाहर जाने देती है। सेलेक्टिवली है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्ट करके अंदर बाहर जाने देगी, ठीक है। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में सेम ही होती है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो हर सेल में आपको देखने को मिलती है। तो ये थे आपके सेल एनवेलप। अब सेल एनवेलप में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था जो, जैसे ये 3 लेयर वाली आपकी प्रेजेंट है, ये हो गई आपकी ग्लाइकोकैलिक्स, दिस इज़ योर सेल वॉल, एंड द थर्ड कम्स अप द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं कहीं पे अंदर की साइड इनफोल्ड होती हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से फोल्डेड रहती हैं। ये जो फोल्ड है इन्हें हम क्या कहते हैं, मीजोजोम। अब ये मीजोजोम जो है एक्सटेंशन ही है, इनफोल्ड्स हैं, इनफोल्ड मतलब अंदर की तरफ फोल्ड, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बने हुए इनफोल्ड्स हैं, और ये अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं। वेसिकल फॉर्म में, वेसिकल मतलब सर्कुलर, ठीक है। ट्यूब्यूल्स मतलब लंबे लंबे थोड़े से ऐसे शेप बनाना। लेमिना मतलब आपके थोड़ा सा उलपटांग सी शेप, ब्रांच सी शेप, ठीक है, कुछ इस तरह की शेप। तो ये आपके अलग अलग फॉर्म्स बना लेते हैं मीजोजोम्स। अब मीजोजोम का काम क्या क्या होता है, तो मीजोजोम का काम है एक तो सेल वॉल को बनाना, ठीक है, एक तो सेल वॉल बनाने में मदद करती है ये, ठीक है। सेल वॉल फॉर्मेशन में मीजोजोम काम करती है, क्योंकि ये स्टोरेज वगैरह काम कर रही है ना, तो सेल वॉल बनाने का काम करेगी। इसके अलावा डीएनए रेप्लिकेशन में, जिस टाइम पे डीएनए रेप्लिकेशन करना होता है, मतलब रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, जब आपका
जैसे ही आपने डिवीजन पढ़ा होगा अमीबा में, आपका जो जेनेटिक कंटेंट है वो डिवाइड होता है, ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो ये आधा आधा जाएगा, ठीक है, इसमें आधा जाएगा, इसमें आधा जाएगा, तो ये आधा आधा आपका कैसे डिवाइड होगा, वो मीज़ोजोम उसमें हेल्प करती है, ठीक है, मीज़ोजोम इसमें हेल्प करती है आपको। ओके, सो एंड वन मोर थिंग, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो सेल है, मीज़ोजोम है, वो रेस्पिरेशन में भी काम करती है, क्योंकि यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपके रेस्पिरेशन में, आपके सॉरी मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में वो नहीं प्रेजेंट होते, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया ना प्रेजेंट होने का मतलब है कि कोई एनर्जी नहीं बन सकती, रेस्पिरेशन कहाँ होगी, तो रेस्पिरेशन करने का काम मीज़ोजोम करेगा, ठीक है, और सिक्रीशन प्रोसेस में भी काम करेगा, कोई चीज़ सिक्रीट करनी है बाहर तो उसमें भी आपका सेल काम करेगा, ठीक है। और क्योंकि देखो आपको मैंने आपको दिखाया कि ये इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर बना लेता है, अंदर की तरफ इनफोल्ड्स बना लेता है, तो ये इनफोल्ड्स सरफेस एरिया भी बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यही अगर ये इनफोल्ड्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट होते, लंबे उसमें प्रेजेंट होते, ये सीधे ऐसे होते तो जगह ज़्यादा घेरते। अब इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे से कर दूँ, ठीक है, तो ये कम जगह घेर रहा है ना, बात समझ आ रही है, तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, बढ़ा देता है मीज़ोजोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ताकि इंजाइमेटिक कंटेंट वगैरह एब्जॉर्ब वगैरह करने में, सिक्रीट करने में ज़्यादा सरफेस बन जाए, ठीक है। अब कुछ जो प्रोकैरियोट्स हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो उनके पास अपना एक पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एक मेम्ब्रेन बाउंड आपका ऑर्गेनल है, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। तो फिर खाना कहाँ बना रहे हैं ये साइनोबैक्टीरिया, जो खाना उनके पास जो पिगमेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोफोर में, ठीक है, उनके पास पिगमेंट होता है, वो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, हमने पढ़ रखा है ये, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है इसमें, ओके। तो आपका साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट की जगह क्रोमेटोफोर काम कर रहा है, और मैंने क्या बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीज़ोजोम काम कर रहा है ना। तो यहाँ पे ये खाना अपने आप बनाते हैं, कुछ ही प्रोकैरियोट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, और सारे तो हेटरोट्रॉपिक होते हैं ज़्यादातर, जो कि अपना खाना दूसरों से लेते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल्स जो होती हैं वो हो सकती हैं मोटाइल और इमोटाइल, ठीक है, हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो मूव कर सकें एक से दूसरी जगह पे और कुछ नहीं करते। अगर ये मोटाइल हैं, ठीक है, अगर ये मूव कर रहे हैं अपनी जगह से दूसरी जगह तक, तो किस किस चीज़ से करेंगे, कोई तो चीज़ चाहिए। अब अगर एक बोट को आगे ले जाना है, आपको मूव करना है, तो या तो मोटर चाहिए होगी या तो उसका चप्पू चाहिए होगा आपको, ठीक है, उसकी जो रो होता है, ठीक है, वो चाहिए होगा आपको। तो यहाँ पे बैक्टीरियाज के पास भी होता है ऐसा कुछ, अगर वो मूव करते हैं तो उनकी बॉडी में एक ऐसे टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इस टेल लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं, फ्लैजिला, ठीक है। ये सेल वॉल से ही बना होता है, तो सेल वॉल जो है आपकी, जैसे इस बैक्टीरिया की आपकी यहाँ पे अगर हमने बैक्टीरिया बना लिया ये आपका, तो इसी में से इसकी सेल वॉल से ये आपका फ्लैजिला बन जाएगा, एक्सटेंशन है सेल वॉल का फ्लैजिला, ठीक है। जैसे हमने मीज़ोजोम के इसका एक इनफोल्डिंग था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो वैसी सेल वॉल से बनता है आपका फ्लैजिला, ठीक है। ये मूवमेंट में काम करता है, और आपको कुछ बैक्टीरियाज में कोई एक, किसी में एक ही बैक्टीरिया फ्लैजिला आपको देखने को मिलेगा, किसी बैक्टीरिया में आपको बहुत सारे फ्लैजिलास देखने को मिलेंगे, तो वेरी करते हैं फ्लैजिला के नंबर एंड वो किस तरह से अरेंज हो रखे बैक्टीरिया में, डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब फ्लैजिला के ना पार्ट्स होते हैं, तो फ्लैजिला जो होता है आपका, जैसे ये फ्लैजिला है, ठीक है, तो जहाँ से ये बैक्टीरिया में टच हो रहा है, जहाँ से अटैच्ड है बैक्टीरिया से, उसे बोलेंगे बेसल बॉडी,
ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, बेसल बॉडी। इसको बोलेंगे फिलामेंट, ये जो सबसे लंबा पार्ट है आपका, ठीक है, इसे बोलते हैं फिलामेंट। और जहाँ से ये मुड़ता है, मुड़ भी सकता है आराम से ना, तो उसे बोलते हैं हुक। ठीक है, सबसे लंबा पार्ट कौन सा है इसमें, अगर फिलामेंट फ्लैजुला में हम देखें तो फिलामेंट है। ठीक है, अब जो आपके फ्लैजुला है, इसके अलावा भी दो सरफेस स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं जो होते हैं पिलाए और फिम्बरी, बट इनका काम मूवमेंट से नहीं है, मतलब मूव करने में नहीं हेल्प करते, इनका काम अलग है। एक होता है पिलाए, इसको सेक्स पिलाई के नाम से भी जाना जाता है। दो बैक्टीरियाज कभी कभी अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो कुछ इस तरह से एक्सचेंज करते हैं कि एक ट्यूब बना लेते हैं अपने बीच में और अपना जेनेटिक मटेरियल ऐसे करके ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो ये ट्यूब बनी है इसे बोला जाता है पिलाए या पाइलस। ठीक है, इसको सेक्स पाइलस भी कहा जाता है। तो ये पिलाई आपके जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में काम करता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्जुगेशन। ये बहुत ज़्यादा हायर उसमें ये बात है। तो पाइलस आपका या पिलाए आपका एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि आपके जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज करने में, रिप्रोडक्शन वगैरह के उसमें प्रोसेस में काम करता है। ठीक है, दूसरा है फिम्बरी। अब एक बैक्टीरिया है, उसे एक जगह पे रुकना है। जैसे ये बैक्टीरिया है, ये मान लिया मेरी बॉडी में चला गया, मेरी बॉडी में से स्टमक में कहीं पे अटैच होना है। अब अटैच कैसे होगा, वहाँ तो मूवमेंट चल रहा है, कोई ना कोई चीज़ आती जा रही है, इसको लेके जाइए अपने साथ, तो इसे कहीं ना कहीं टिकना पड़ेगा ना। तो ये जैसे ये मेरी बॉडी की स्टमक का वॉल है, तो इसे टिकने के लिए यहाँ पे चिपकाने के लिए फिम्बरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, छोटे छोटे से फिम्बरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसे उस पर्टिकुलर किसी भी जगह पे अटैच करने का काम करेगी। ठीक है, तो छोटे छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर्स होते हैं जो कि सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, जो इन्हें हेल्प करेंगे किसी रॉक स्ट्रीम में, अगर रॉक है या होस्ट का टिश्यू है उसमें अटैच करने के लिए। ठीक है, तो ये तीन तरह के आपने सरफेस स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए बैक्टीरियाज में। ओके, और क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट हैं आपके बैक्टीरियाज में, जो सेल ऑर्गेनल्स वगैरह हैं आपके। सेल ऑर्गेनल्स मैंने आपको बता दिया, राइबोसोम प्रेजेंट होता है। अब राइबोसोम जो होते हैं वो आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं, प्रोकैरियोट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ चिपके हुए होते हैं। ठीक है, और ये बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर में, माइक्रोमीटर से भी छोटे। ठीक है, 10⁻⁻⁹ इतने बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं ये। और जो प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम्स होते हैं ना, उनको बोला जाता है, इनकी यूनिट होती है। ठीक है, इसे 70S यूनिट आपकी मिलती है आपको प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की। और ये 70S ना कैसे बनता है, आप थोड़े से इस चीज़ में कंफ्यूज हो सकते हो, तभी मैं आपको समझाती हूँ, इसे समझ आ जाएगा आपको। होता क्या है कि राइबोसोम जो है आपका किस तरह का आपको प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में 70S, यूकैरियोट्स में 80S का प्रेजेंट होता है। अब इसकी दो यूनिट्स होती हैं, जैसे एक बड़ा सा आपका राइबोसोम है, एक छोटा वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये होगा 50S सब यूनिट का और ये होगा 30S, और ये दोनों मिला कर इन दोनों को बोलते हैं 70S। अब आप कहोगे ये तो 80 हो रहा है प्लस होके 50 और 30, बट ऐसे नहीं होता, इनके प्लस करके हम नहीं करते। ठीक है, इसको इसी तरह से किया जाता है। तो आपका 70S के दो पार्ट्स होते हैं राइबोसोम्स के, 50S और 30S। ठीक है, ये सब यूनिट्स हैं 70S की। और ये इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ये आपके प्रोटीन बनाना। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ होता कैसे है ये चीज़ आपकी, वैसे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे, बट मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगी। हमारी बॉडी में आपको पता है कि हमारी बॉडी में न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो हमारे बॉडी में काम करने के लिए ज़रूरी है। अब वो इन्फॉर्मेशन ऐसे ही कन्वर्ट नहीं हो जाती, वो प्रोटीन फॉर्म में आती हैं पहले, फिर वो काम करती हैं।
तो इन्फॉर्मेशन को चेंज करना पड़ता है। तो ये मान लीजिए डीएनए प्रेजेंट है, ये डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए को कन्वर्ट किया जाता है, इसकी इन्फॉर्मेशन को डिकोड किया जाता है और एमआरएनए बनाया जाता है इससे, ठीक है। एमआरएनए क्या है? मैसेंजर आरएनए, ठीक है, ठीक है, दूसरा फॉर्म है। बट जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है यहाँ पे। तो डीएनए से पहले बनाया गया ये हमारी सेल के अंदर ही होता है ये प्रोसेस। डीएनए से एमआरएनए बनाया जाता है और एमआरएनए में फिर ये राइबोसोम अटैच होते हैं। तो बड़ी वाली जो सब यूनिट है ना वो ऊपर अटैच होती है, छोटी वाली नीचे की तरफ। 50S मान लिया यहाँ पे अटैच हो गई और 30S यहाँ पे अटैच हो गई। 50S और ये नीचे वाली 30S, ऐसे करके ये पूरे में लग गए, ठीक है, ऊपर नीचे। फिर ये इसकी इंफॉर्मेशन को और कोड करेंगे और इससे क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाएंगे इससे? प्रोटीन। और जो ये वाली कंडीशन है जहाँ पे ये इस तरह से अटैच हो रखे हैं, एमआरएनए के ऊपर आपके बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो गए हैं, इस वाली कंडीशन को पॉलीसोम कंडीशन या पॉलीराइबोसोम कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। ये जो चेन बन गई है जिस एमआरएनए की, जिसमें चेन है और उसके ऊपर राइबोसोम अटैच हो रखे हैं ताकि वो प्रोटीन बना सके, इस पर्टिकुलर चेन को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम कहा जाता है, ठीक है। और ये ट्रांसलेट करता है एमआरएनए को प्रोटीन बनाने में, एमआरएनए की जो इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटीन बनाने में यूज़ करता है, ठीक है। तो जो भी इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में होगा उसके अकॉर्डिंगली प्रोटीन बनेगा, क्योंकि प्रोटीन बहुत सारे होते हैं। अब इन्फॉर्मेशन कौन सी ली गई है एमआरएनए के अंदर, कौन सी इन्फॉर्मेशन है, किस वाले प्रोटीन के लिए कोड है, उसके अकॉर्डिंगली होगा। आपने 10th क्लास में कंप्यूटर्स पढ़ी होगी, वहाँ पे अगर आपने लैंग्वेजेस पढ़ी हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोई भी हम कोड डालते हैं तो उसके एक रिपरकर्शन होता है, कि मतलब एक आपका एक कोड एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होगा, वही चीज़ होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो राइबोसोम्स हैं वो आपके प्रोटीन को बनाएंगे, सॉरी आपके राइबोसोम्स एमआरएनए के साथ मिलकर प्रोटीन को बनाएंगे, ठीक है। तो राइबोसोम एक आपका ऑर्गेनल हो गया यहाँ पे, बस एक ऑर्गेनल ही ये है। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज़ ऐसी बॉडीज़ हैं जो कि रिजर्व मटेरियल्स को, मतलब बचे कुछ मटेरियल्स को स्टोर करने का काम करती हैं, ठीक है। तो जो भी रिजर्व मटेरियल, जो भी आपका स्टोर करने वाला काम होगा, वो सारे आपके इंक्लूजन बॉडी स्टोर करके रखेगी, ठीक है, साइटोप्लाज्म में। और इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है, ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमते रहते हैं। तो इनमें क्या क्या स्टोर हो सकता है? फॉस्फेट्स के ग्रैन्यूल्स हो गए, साइनोफेसिन ये कुछ पिगमेंट्स हैं, ठीक है, ग्लाइकोजन ये आपका कुछ एनर्जी वगैरह के लिए स्टोर किया जाता है, ठीक है। ये सब स्टोर करके रख सकते हैं आपके इंक्लूजन बॉडीज़। इसके अलावा कुछ आपके जो बैक्टीरियाज होते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया हो गया आपका, ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह, या पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज, इनमें गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गैस वैक्यूल्स क्या होते हैं? आपने फिश पढ़ी थी ना, फिश में गैस आपका एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर उसको क्या करता है? उसको तैरने में मदद करता है, ताकि उसको बार बार फिन्स ना अपने फड़फड़ाने पड़े, वो तैरता रहे। वैसे ही गैस वैक्यूल्स भी काम करते हैं। गैस वैक्यूल्स आपके बैक्टीरियाज को तैरते रहने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंक्लूजन बॉडीज़ आपकी कुछ बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोट्स में आपको मिलती है। इनके अलावा और ऑर्गेनल्स जो आपने हाई उसमें पढ़ रखे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब इनमें नहीं मिलते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहले बार अर्थ पे आए थे ये, ठीक है। तो इनमें आपके किसी भी तरह का आपको ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं मिलेगी। व्हेन वी विल टॉक अबाउट द यूकैरियोट्स, वी विल टॉक अबाउट द अदर ऑर्गेनल्स, ठीक है। तो इनमें जो प्रोकैरियोट्स में, यहाँ इनमें ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको, ये सारे ऑर्गेनल्स आपको देखने को मिलते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. In the next video, we will talk about the eukaryotic cell. Thank you.